ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड सू के साथ होती है, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी और वो अपने असिस्टेंट को किस करने लगती है और दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब सू की नींद खुलती है तो वो अपने बाजू में अपने असिस्टेंट फुशिन को देखकर शॉक होती है और वो याद करती है कि कल रात वो अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में गई थी, जहाँ पर उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। और तभी सू को उसकी कलीग की कॉल आती है, जो कि उसे बताती है कि आज उसका नया असिस्टेंट आ गया है और उसने उसे पिक करने के लिए उसे भेज दी है। अब यहाँ पर जो क्लाइंट होते हैं ये सू को ड्रंक देखकर उसका फायदा उठाने का सोचते हैं, पर तभी यहाँ पर फुशिन टाइम पर पहुंच जाता है और वो इन लोगों से कहता है कि ये मेरी बॉस है तो इसे घर मैं लेके जाऊंगा। फिर फुशिन जैसे ही सू को बाहर लेकर आता है और उसे बॉस कहने लग जाता है तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे बॉस मत कहो, सू कहो, और ऐसा बोलकर वो उसे किस करने लगती है। दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अब यहाँ सीन प्रेजेंट में आ जाता है और सू अपना ड्रेस पहन लेती है, पर तभी फुशिन इसे पीछे से हक कर लेता है। तो सू इसे कहती है कि कल रात जो भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था और मैं काफी ज्यादा ड्रंक थी तो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगी। और फिर वो इसे अपने पर्स में से कार्ड निकाल कर देती है और कहती है कि इसमें पूरे 20,000 है, इसे लो और जो कल रात हुआ उसे भूल जाओ। ऐसा बोलकर सू यहाँ से चली जाती है और फुशिन सोचता है कि वो अभी भी नहीं बदली, पहले की तरह अभी भी वो हार्टलेस है। और फिर फुशिन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे कहता है कि कल रात सू को जिसने परेशान करने की कोशिश किया था उसे सबक सिखाने का टाइम आ गया है। और यहाँ सू जैसी होटल से निकल रही होती है तभी से यहाँ पर इसकी कजिन और साथ में मिस्टर जो मिल जाता है। जो सू से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अगर सोचो तुमने मुझे रिजेक्ट नहीं किया होता ना तो आज तुम्हारी कजिन की जगह तुम मेरे साथ होती। फिर सू की कजिन लिन उसका मजाक उड़ाने लग जाती है कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई और कोई भी उसे पसंद नहीं कर रहा। ये सुनकर सू को गुस्सा आता है और वो इसे कहती है कि अच्छा हुआ मैंने इस कचरे को रिजेक्ट कर दी थी और तभी तो तुमने मेरे कचरे को साफ करी हो। तो लिन जो से कहती है कि देखो ये कैसे मेरी बुराई कर रही है। तो जो सू को रोकता है और उसे कहता है कि तुम्हें अब भी मेरे फियांसी से माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और हम देखते हैं कि फुशिन ऊपर से इन लोग को देख रहा होता है और वो सोचता है कि सू मुझे अब भी छोड़कर गई और इतनी जल्दी उसे कचरे मिल गए। और फिर फुशिन यहाँ पर आकर जो का मजाक उड़ाता है और उसे सू को परेशान ना करने के लिए कहता है। और फिर वो सू को यहाँ से ले जा रहा होता है तो जो उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ से जाओगी और मेरी फियांसी से माफी भी नहीं मांगोगी तो मैं तुम्हारी कंपनी के सारे प्रोजेक्ट कैंसिल करवा दूंगा, क्योंकि मेरे अंकल की बहुत ही ज्यादा पहचान है। पर सू फिर भी नहीं मानती और यहाँ से चली जाती है और जो जल्दी से अपने अंकल को कॉल लगाने लग जाता है, पर तभी अंकल का कॉल खुद ही आ जाता है और वो इसे चिल्लाते हैं कि आखिर तुमने किस बंदे से पंगा ले ले हो, देखो दोबारा कोई प्रॉब्लम में मत फंसना। जो तो सुन के शॉक हो जाता है और फुशिन से पूछता है कि तुम हो कौन, तुम्हारे आइडेंटिटी क्या है। और फुशिन इसे बिल्कुल नहीं बताता और कहता है कि मैं तो बस एक हैंडसम बॉय हूँ और कुछ नहीं। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर लिन जो से कहती है कि क्या पता ये बस एक कोइंसिडेंस होगा। फिर इसके बाद सू होटल से बाहर निकलती है और तभी इसे इसकी मॉम की कॉल आती है और वो इसे चिल्लाने लग जाती है कि आज मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करी थी, तो बताओ आखिर तुम मिस्टर लियू से मिलने क्यों नहीं गई। अभी उनका मुझे कॉल आया था और उन्होंने मुझे बताया कि तुम वहाँ पर पहुंची नहीं हो। तो सू अपनी मॉम से कहने लग जाती है कि आप बार बार मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज क्यों कर रही हो, मैंने आपको कहा था ना कि मैं शादी नहीं करूंगी। और वैसे भी वो मिस्टर लियू जिसके साथ आपने मेरी ब्लाइंड डेट अरेंज करे हो वो पूरे 40 साल का है। तो सू की मॉम से चिल्लाकर कहती है कि 40 साल का है तो क्या हुआ, एज से कुछ नहीं होता, वैसे भी वो बहुत ही रिच है और इतनी बड़ी कंपनी का CEO है, तो इतना अच्छा मैरिज पार्टनर तुम्हें कभी मिल ही नहीं सकता है। तो सू अपनी मॉम से कहती है कि आप बस यही चाहती है ना कि मैं शादी कर लूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ तुम 28 साल की हो चुकी हो और इतने एज में तो लोगों के बच्चे हो जाते हैं और तुम्हारा तो कोई अभी बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो आखिर मैं तुम्हारे लिए परेशान क्यों नहीं होंगी। और वैसे भी तुम्हारी वजह से मेरे रिलेटिव मुझे सुना रहे, तो मैं नहीं जानती तुम्हें मिस्टर लियू के साथ ब्लाइंड डेट पर जाना ही होगा। तो मैं नहीं जानती, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो ब्लाइंड डेट पर जाओ या फिर मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा सा सन इन लॉ लेकर आओ, तभी तुम्हें वापस घर आने मिलेगा, नहीं तो घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सारी चीज़ें सुनकर फुशिन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और तभी सुई से देखने लगती है और पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो फुशिन तो बहुत ही खुशी खुशी कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और वैसे भी कल रात जो था वो मेरा फर्स्ट टाइम था। तो सुई से कहती है कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आज हम दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलेंगे, तो तुम चलो मेरे साथ। और फिर ऑफिस आने के बाद सू फुशिन को कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है और कहती है कि हम दोनों की सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप रहने वाली है, वो भी 1 साल के लिए, और तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं तुम्हारी फ्रेंड्स और तुम्हारे प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करूँगी। मैं तुम्हें बस अपने साथ एक्टिंग करने के लिए हायर कर रही हूँ, तुम्हें मेरी फैमिली के सामने कपल बनने की एक्टिंग करना होगा। फुशिन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और सू के सामने ऐसे एक्टिंग करता है कि वो इससे खुश नहीं है, पर फिर वो तुरंत ही पहन लेता है और कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और वो तुरंत ही साइन कर देता है और सू से कहता है कि यानी अब से तुम मेरा ख्याल रखने वाली हो, है ना। फिर दोनों ही कोर्ट जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और सू सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोची थी कि मैं इस तरीके से शादी करूंगी। तभी फुशिन से हक कर लेता है और पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। तो सू कहती है कि रिग्रेट होने वाली कोई बात ही नहीं है, और वैसे भी तुम याद रखना कि हम दोनों के बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है और कुछ भी नहीं, इसलिए दोबारा ऐसे लाइन क्रॉस करने की सोचना भी मत। अब तभी इतने में फिर से सू को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, जो कि सू को बताती है कि घर पे तुम्हारी आंटी और तुम्हारी कजिन और उनका सन इन लॉ आया है, इसलिए घर पे फैमिली गैदरिंग है, तो तुम जल्दी से घर पहुंचो। फिर कॉल रखने के बाद सू फुशिन से कहती है कि चलो मेरे साथ मेरी मॉम से मिलने के लिए, और वो इसका हाथ पकड़ के इसको लेके जाती है। दूसरी तरफ घर पे हम देखते हैं लिन की मॉम लिन की काफ़ी तारीफ कर रही होती है कि देखो मेरी बेटी कितनी ज़्यादा अच्छी है, उसने इतना अच्छा हस्बैंड ढूंढ ली है और सेटल हो चुकी है, और मेरा सन इन लॉ तो इतना ज़्यादा रिच है कि ये तुम्हारी बेटी को भी संभाल सकता है और ये उसे अच्छी कंपनी में जॉब भी दिलवा देगा। पर तभी लिन और जो मिलके कहने लगते हैं कि सू ने इन लोगों की होटल में बेइज्जती करी थी, तो वो इसे कोई जॉब नहीं दिलवाएगा। और लिन की मॉम तो बताने भी लग जाती है कि अब सू को तो कोई और लड़का मिल गया है और वो होटल में उसके साथ गई थी। तभी इतने में सू यहाँ पर फुशिन को लेकर पहुँच जाती है और वो सभी को बताती है कि ये फुशिन है मेरा हस्बैंड। फिर लिन जल्दी से सू की मॉम को बताती है कि मैं जिस लड़के की बात कर रही थी ना, ये वही है। सू ने इस हायर किए हुए लड़के को यहाँ घर पे भी ले आई। फिर लिन की मॉम सू का मजाक उड़ाने लग जाती है कि तुम इतनी बड़ी हो लेकिन तुम्हें फिर भी कोई शर्म नहीं है। फिर सू की मॉम को बुरा लगता है और वो इसे चिल्लाने लगती है कि तुम क्या इस लड़के को यहाँ पर मेरी बेइज्जती करने के लिए लेकर आई हो। तो सू कहती है कि मॉम आप लोग गलत सोच रहे हो, और वो जल्दी से अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकाल कर सभी को दिखाती है और कहती है कि मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, ये सच में मेरा लीगल हस्बैंड है। फिर सभी मैरिज सर्टिफिकेट देखने लगते हैं और लिन कहती है कि आंटी मैंने पता करी, ये सू की कंपनी में जूनियर है और ये बहुत ही ज़्यादा गरीब है, इसके पास ना कोई घर है ना कार है ना कुछ है, और ये तो पूरी तरीके से मेरी कजिन के ऊपर डिपेंड है पैसे के लिए। और देखो मेरा तो कितना अच्छा है, मेरे पास तो इतना अच्छा हस्बैंड है। और फिर लिन और उसकी मॉम मिलके फुशिन का इतना ज़्यादा मजाक उड़ाने लग जाते हैं और कहते हैं कि देखो ये इतना ज़्यादा गरीब है कि इसने बस एप्पल्स लेकर आया है और बेचारा कोई महंगे गिफ्ट अफोर्ड कर ही नहीं पाया। फिर जो भी अपनी तारीफें करने लग जाता है कि वो तो इतना अच्छा सन इन लॉ है, उसने कितने सारे पैसे खर्च किया इन लोग के ऊपर। फिर फुशिन बताने लगता है कि मैंने और चीज़ें लेकर आया हूँ, वो बस कार में है और अभी लेकर आते ही होंगे लोग। तो सू फुशिन से चुपके से कहने लगती है कि तुम ये सब झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि हमने कुछ तैयारी नहीं किए थे जल्दी में। पर इन लोगों को तो बिलीव होता ही नहीं, और लिन और उसकी मॉम तो और भी ज़्यादा मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि वो इतना बड़ा झूठ कह रहा है। फिर सू की मॉम उससे कहने लग जाती है कि देखो इस लड़के को लेकर यहाँ से जाओ, हम इसे बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। पर तभी यहाँ पर फुशिन के स्टाफ बहुत सारी ज्वेलरीज वगैरह लेकर आ जाते हैं। सू की मॉम तो बहुत ही ज़्यादा शौक होती है और पूछती है कि ये सब किसके लिए है। तो स्टाफ बताता है कि ये सब हमारे मास्टर की तरफ से आपके लिए है। तभी लिन कहने लगती है कि ज़रूर ये सब जो ने ऑर्डर किया होगा, क्योंकि उससे रिच तो कोई हो ही नहीं सकता। और फिर जो सोचता है कि ये सब मैंने तो ऑर्डर नहीं किया, लेकिन वो कहने लग जाता है कि हाँ मैंने ऑर्डर किया हूँ। तभी फुशिन अपने असिस्टेंट को इशारा करता है और असिस्टेंट इन लोग से कहता है कि ये सारी चीज़ें मिस्टर फुशिन ने ऑर्डर किए हैं और उनकी साइन चाहिए। फिर फुशिन साइन करता है और सू जो से कहने लग जाती है कि तुम तो मेरे हस्बैंड का सारा क्रेडिट खुद लेने वाले थे। फिर अपना मजाक उड़ता हुआ देखकर जो इसको मारने की कोशिश करता है, पर तभी फुशिन इसका हाथ रोक लेता है और कहता है कि अगर मेरी चीज़ों का क्रेडिट तुम्हें चाहिए था तो मैं दे देता। तो जो तो गुस्से में यहाँ से चला जाता है और लिन उसके पीछे जाती है और लिन के पीछे उसकी मॉम भी यहाँ से चली जाती है, और फिर सू की मॉम उन दोनों को मनाने के लिए बाहर जाती है। फिर फुशिन अपने असिस्टेंट को इशारे करके सारी ज्वेलरीज को सू के घर में रखवा देता है, और सू फुशिन से कहती है कि आज जो हुआ तुम्हें मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए ना, आखिर ये सब चीज़ें कैसे आई। तो फुशिन कहता है कि आखिर ये मेरा फर्स्ट टाइम विजिट था तुम्हारे घर पे, तो मैं ऐसे तो नहीं आ सकता था ना, और वैसे भी ये सारी चीज़ें मैंने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट से खरीदा हूँ, तो अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तो अब आगे तुम्हें ही मुझे सपोर्ट करना होगा। तभी इतने में सू की मॉम घर आ जाती है और वो सू से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो बात करने के लिए। फिर इसके बाद फुशिन अपने असिस्टेंट से कॉल पर बात कर रहा होता है, उससे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छे से एक्टिंग करे, बस ध्यान रखना कि मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। तो असिस्टेंट पूछता है कि लेकिन अगर आपकी वाइफ को पता लग गया तो फुशिन कहता है कि उसे पता नहीं लगेगा,
और वैसे भी अब वो मुझे भूल चुकी है, तो मैं उसे धीरे धीरे सारी चीजें याद दिलवाऊंगा। और फिर फुशिन उसे कंपनी अच्छे से संभालने का कह देता है। फिर कॉल रखने के बाद फुशिन अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखते हुए सोचता है कि सू ने अपना प्रॉमिस भूल गई है तो क्या हुआ, फिर भी उसने अपना प्रॉमिस पूरा की मुझसे शादी करने का। दूसरी तरफ सू की मॉम उसे फुशिन के साथ डिवोर्स लेने का कहती है, तो ये सुन के सू शॉक होती है। तो उसकी मॉम कहती है कि देखो अभी भी तुम बस 28 साल की हो और तुमने इतने सारे अच्छे लड़कों में से इतना खराब लड़का चुनी हो, तो मैं तुम्हें उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने नहीं दे सकती। तो सू भी कहती है कि मॉम मैं डिवोर्स नहीं लूंगी, पहले आप ही ने कहा था कि मैं शादी कर लूँ, तब मैंने शादी कर चुकी हूँ। तो सू की मॉम से कहती है कि क्या मैंने तुमसे बोली थी इतना छोटा लड़का ढूंढने के लिए? देखो मैंने जो तुम्हारे लिए चूज करी थी वो बहुत ही अच्छा था और रिच भी था, इसलिए मैं नहीं जानती हूँ, ये लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए चुपचाप से इसे डिवोर्स दो और किसी और से शादी करो जो कि अच्छा हो। पर सू नहीं मानती और वो अपनी मॉम से गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और वो फुशिन से कहती है कि चलो यहाँ से। फिर दोनों कार में बैठते हैं और फुशिन इसका सीट बेल्ट लगाने में हेल्प कर रहा होता है। पर तभी इतने में सू को उसकी कलीग की कॉल आती है, जो कि उसे बताने लगती है कि हमारी कंपनी को एक अच्छा ऑफर आया है। फू कंपनी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ लग गया तो हमारी कंपनी तो काफी ज्यादा ऊपर लेवल तक पहुंच जाएगी और उस कंपनी का प्रोजेक्ट लीडर आज हमसे मिलने आने वाला है, तो क्या मैं आपको पिक करने के लिए आऊँ? तो सू कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वैसे भी कंपनी आ रही हूँ और तुम्हें इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिर ऐसे कैसे हमें फू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का मौका मिल रहा है। फिर सू फुशिन के साथ कंपनी पहुंचती है और उसे कहती है कि ध्यान रखना कि हम दोनों सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में हैं और कुछ भी नहीं, और कंपनी में आने के बाद मैं तुम्हारी सीनियर हूँ और तुम मेरे जूनियर हो, और मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी प्राइवेट रिलेशनशिप के बारे में कंपनी में किसी को भी पता चले, और तुम सोचना भी मत कि हम दोनों के रिश्ते की वजह से तुम्हें फायदा होगा। तो फुशिन इसकी बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है बॉस, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो सू अपने मन में सोचती है कि क्या मैं इससे कुछ ज्यादा ही रूड बातें कर रही हूँ, इससे तो मुझे काफी गिल्टी फील हो रहा है। फिर सू के ऑफिस में आते ही एम्प्लॉय उसे बताने लगती है कि फू कंपनी के प्रोजेक्ट लीडर यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि आपका असिस्टेंट फुशिन भी उनके साथ जाना चाहिए, क्योंकि बिना फुशिन के वो आपके साथ ये प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं मानेंगे। ये सुनकर सू एकदम ही शॉक होती है और वो फुशिन से पूछने लगती है कि क्या तुमने फू कंपनी में काम कर चुके हो? तो फुशिन कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, मैंने इतनी बड़ी कंपनी में काम कर चुका हूँ और आपको पता है मैं बहुत ही ज्यादा फेमस था क्योंकि मैं उस कंपनी के बॉस का असिस्टेंट था। तो सू पूछती है कि अगर तुम सच में इतनी बड़ी कंपनी के बॉस के असिस्टेंट थे तो तुम यहाँ पर काम करने क्यों आ गए, वो भी मेरी असिस्टेंट की जॉब पर? बताओ तुम्हारा इतनी बड़ी कंपनी को छोड़कर हमारी कंपनी में आने का क्या पर्पस था? तो फुशिन कहता है कि बस छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से मुझे कंपनी से निकाला गया था और कुछ भी नहीं। तो सू इसकी बातों पर बिलीव कर लेती है और कहती है कि ठीक है, मैं सिर्फ इस बार तुम पर बिलीव कर रही हूँ, तो तुम चलो मेरे साथ मीटिंग में। फिर फुशिन सोचता है कि मैं भी तो देखूं कि यहाँ पर मेरे लिए कौन आया है। फिर ये दोनों जैसे ही ऑफिस रूम में आते हैं तो फुशिन देखता है कि यहाँ पर उसकी कजिन सिस्टर आई होती है। ये इन लोग को बताने लगती है कि मैं फू ग्रुप कंपनी से आई हूँ इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए और मेरा नाम वैन है। सू तो सोचने पड़ जाती है कि इतनी बड़ी फैमिली की लड़की यहाँ पर खुद आई है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। फिर सू इसे हैंडशेक करते हुए बताती है कि ये प्रोजेक्ट मैं अपने असिस्टेंट के साथ हैंडल करने वाली हूँ, तो आपको कोई इससे प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो ये कहती है, तो वैन कहती है कि आप जिसे असिस्टेंट कह रही हो ना, वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। ये सुनने के बाद सू फुशिन की तरफ देखने लगती है तो फुशिन इसे कहता है कि मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला था, और फिर वो अपने सिस्टर को इशारा करता है। तो वो सू से कहती है कि मेरा मतलब था कि ये बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय है, तो ये आखिर कोई नॉर्मल पर्सन कैसे हो सकता है, क्योंकि इतना अच्छे से काम करता था और अपना बोनस भी नहीं लेता था, तो ऐसा तो कोई नॉर्मल पर्सन कर ही नहीं सकता ना। और फिर वो वैन सू को कॉन्ट्रैक्ट देते हुए उसे साइन करने के लिए कह रही होती है। ये देखकर तो सू को बिलीव ही नहीं होता। वो कहती है कि क्या सिर्फ इतना सिंपल है? तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स ये इतना सिंपल है, क्योंकि मुझे फुशिन पर बिलीव है, ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो अगर ये यहाँ पर काम कर रहा है तो आपकी कंपनी का प्रोजेक्ट अच्छा ही होगा। और फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद दोनों हैंडशेक करते हैं और वैन सू से कहती है कि मुझे फुशिन से थोड़ा अकेले में बात करनी है, तो तुम माइंड नहीं करोगी ना? सू तो पूरी की पूरी शॉक होती है। तो फुशिन से कहता है कि मैं बस अपनी पुरानी बॉस से थोड़ा बात करना चाहता हूँ, इसलिए मेरी नई वाली बॉस आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं आपकी कंपनी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो सू मान जाती है और इन दोनों को यहाँ पर छोड़कर बाहर चली जाती है। और फिर वैन फुशिन को चिल्लाती है कि तुम अपनी खुद की कंपनी छोड़कर यहाँ पर दूसरे की कंपनी में इतनी छोटी पोजीशन पर काम करने आए हो, क्या सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तो फुशिन से बता देता है कि सिस्टर, सू वही लड़की है जिसे मैं अब तक ढूंढ रहा था। तो वैन से पूछती है कि सू से मिले हुए तो कितना टाइम हो गया, तो आखिर तुम उसे देखकर इतने श्योर कैसे हो कि ये वही लड़की है जिसका तुम वेट कर रहे थे? और यहाँ पर सू जैसी बाहर आती है तो वो सभी एम्प्लॉइज को आपस में बातें करते हुए सुनती है। सभी फुशिन के बारे में ये बातें कर रहे होते हैं कि आखिर वो फू कंपनी को इतना अच्छे से कैसे जानता है, कहीं उसका उन लोगों के साथ कोई खास रिलेशनशिप तो नहीं।
ये सुनकर सू सोचने लग जाती है कि वैन फूशिन को कितना ज्यादा टच कर रही थी, तो सच में उन दोनों के बीच में कुछ है तो नहीं। फिर ये सोचती है कि अगर कुछ है भी तो मेरा उससे क्या लेना देना। फिर वैन और फूशिन बाहर आ जाते हैं और वैन सू से कहती है कि ये बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय है, तो तुम इसे ज़रूर प्रमोट करना। तो अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर चुकी हूँ, तो मैं चलती हूँ। और फिर वो फूशिन से कहती है कि अगर टाइम मिला तो हम दोनों बाहर खाने पे चलेंगे, ठीक है। और ये बोलकर वैन यहाँ से चली जाती है और सू का मूड पूरा खराब होता है। इसे देखकर फूशिन पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, तो वो इसे गुस्से में देखती है, पर सू इसे कुछ जवाब नहीं देती और जल्दी से अपने ऑफिस में आ जाती है। तो फूशिन भी इसके साथ आता है और पूछता है कि कुछ तो हुआ है, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो गई हो। तो सुई से कहती है कि अगर तुम वापस से फू कंपनी जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें रोक के नहीं रख रही हूँ। और वैसे भी फू कंपनी तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट चॉइस है ना। और वैसे भी तुम अपनी प्राइवेट लाइफ में कुछ भी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी इतने में कोई एम्प्लॉय यहाँ पर आने लगती है, तो फूशिन जल्दी से सू को पकड़ के साइड में लेकर आता है और उससे वॉल के पास करते हुए कहने लगता है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम जेलस हो रही हो। तो सुई से दूर करते हुए कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, मैं बस इसलिए डर रही थी क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी पर्सनल लाइफ अफेक्ट ना हो। और मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग लीगली हस्बैंड और वाइफ है, इसलिए। तो फूशिन इसके लिप्स टच करते हुए कहता है कि क्या तुम सच में गुस्सा हो रही हो। तो सू फिर से कहती है कि आखिर मैं गुस्सा क्यों होंगी। तभी फूशिन इसे किस कर लेता है और फिर से कहता है कि अब तो तुम गुस्सा नहीं हो ना। फिर सू तो जल्दी से भागकर अपने ऑफिस में आ जाती है और सोचती है कि मुझे होश में आ जाना चाहिए, हम दोनों सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में हैं और वैसे भी मैं 28 साल की हूँ और वो मुझसे बहुत ही छोटा है। और फिर सू जैसी पीछे मुड़ती है तो वो सामने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखकर शॉक होती है। चैन से कहता है कि मैं स्पेशली तुम्हारे लिए अब्रॉड से वापस आया हूँ क्योंकि मैंने इतने साल तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया और अब मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहता हूँ। तो सुई से कहती है कि अगर तुम बोर हो गए हो और वापस अपनी फैमिली से मिलने आए हो तो यहाँ पर अपना टाइम मत वेस्ट करो और जाओ। वैसे भी तुम मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो क्योंकि मुझे बहुत ही ज़रूरी काम करना है। तो चैन कहता है कि क्या तुम मुझसे अभी भी नफरत करती हो, देखो मैं तुम्हें छोड़कर इसलिए चला गया था। तो सू कहती है कि अब चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुननी है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर चैन चुपचाप यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं फूशिन को, जो कि अपने असिस्टेंट को कॉल करके पता करने के लिए कहता है कि क्या सू का कोई एक्स बॉयफ्रेंड भी था क्या। अब तभी इतने में फूशिन चैन को देखकर शॉक होता है और जल्दी से उसे रोकता है। तो चैन इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फूशिन कहता है कि ये तो मुझे पूछना चाहिए था। तो चैन इसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे ये तुम्हें बताने की जरूरत है, और वैसे भी तुम खुद की कंपनी छोड़कर यहाँ पर काम कर रहे हो, वो भी सिर्फ एक असिस्टेंट की पोजीशन पर। और फिर यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों स्टेप ब्रदर्स हैं। फूशिन से कहता है कि तुम मेरे डैड के नाजायज बेटे हो, इसलिए तुम्हारे पास कोई हक नहीं है मुझसे ये सब पूछने का। तो चैन बी से कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारी हर चीज छीन लूंगा, फिर चाहे वो तुम्हारी कंपनी हो या फिर सू, मैं उसे भी तुमसे छीन लूंगा। ऐसा बोलकर चैन यहाँ से चला जाता है और फिर फूशिन को सू की फिक्र होती है और वो जल्दी से सू के ऑफिस में भाग कर आता है। तो सुई से कहती है कि आखिर मुझे क्या होगा, और तभी इतने में सू को कॉल आ जाती है और फिर वो फूशिन से कहती है कि तुम अब यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई काम नहीं है। तो फूशिन कहता है कि अगर तुम किसी भी अजीब पर्सन से मिलो तो सबसे पहले तुम मुझे बताना, ठीक है। ऐसा बोलकर वो जाता है और सू सोचती है कि आखिर ये इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा है। फिर इसके बाद फूशिन जैसी बाहर आता है तो इसके असिस्टेंट की इसे कॉल आ जाती है कि उसे इन्फॉर्मेशन मिल गई है। वो इसे सू की इन्फॉर्मेशन बताता है कि 5 साल पहले सू किसी के साथ रिलेशनशिप में तो आई थी, पर उसका ब्रेकअप हो गया था और वो लड़का उसे छोड़कर अब्रॉड चला गया था। लेकिन हमें मिस सू के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि आखिर वो कौन था। जरूर किसी ने जानबूझ के उनकी इन्फॉर्मेशन को इरेज कर दिया है। और हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पता चला है कि आज मिस सू अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाने वाली है। ये सुनकर फूशिन शॉक होकर तुरंत यहाँ से भाग कर जाता है। फिर हम देखते हैं कि सू जैसी कंपनी आती है तो वो सभी एम्प्लॉइज को बातें करते हुए सुनती है। ये सभी फिर से फूशिन के बारे में कुछ भी कह रहे होते हैं कि आखिर वो इतनी बड़ी कंपनी के साथ इजीली कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकता है, जरूर उसका उन लोगों के साथ अफेयर होगा। ये सुनकर सू गुस्सा हो जाती है और इन सभी को चुप कराकर अपना काम करने के लिए कहती है। और फिर हम देखते हैं कि सू अपने एक्स बॉयफ्रेंड चैन से मिलने के लिए कैफे में जाती है और इसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बस ये बताने के लिए आई हूँ कि हम दोनों के बीच में जो भी था वो अब सब खत्म हो चुका है, तो तुम्हें ये सब मीनिंगलेस चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो चैन इसे मनाने लग जाता है, पर तभी इतने में सू को फूशिन की कॉल आती है जो कि काफी ज्यादा ड्रंक होता है और वो उसे अपना एड्रेस बता देता है। तो सू से कहती है कि तुम वहीं पर रुको, मैं अब भी वहाँ पर आ रही हूँ। फिर कॉल रखने के बाद सू चैन से कहती है कि अब तुम समझ गए होगे ना, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं चाहिए, और ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है।
दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं जो कि एक बार में होता है और वो यहाँ पर सू की एम्प्लॉय को समझा देता है कि जब सू यहाँ पर आएगी तो उसे एक्टिंग करना होगा। फिर सू जैसे यहाँ पर पहुंचती है तो वो एम्प्लॉय एक्टिंग करने लग जाती है और फूशियन उसे ढकेलने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर सू बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाती है और फूशियन जल्दी से सू के पास आ जाता है और फिर सू अपनी एम्प्लॉय को इस बारे में बता देती है कि फूशियन सिर्फ मेरा है और फिर जल्दी से फूशियन को पकड़ के कार में लेके आती है। वो यहाँ पर ड्रंक होने की एक्टिंग करते हुए से कहता है कि चलो हम लोग घर चल के सोते हैं, लेकिन सू तो ड्राइवर से कहती है कि होटल चलते हैं। ये सुनकर फूशिन तुरंत ही कहने लगता है कि नहीं, मैं होटल नहीं जाऊंगा, मुझे घर जाना है। तो सू पूछती है कि अच्छा ठीक है, फिर बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हारे घर पे तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। तो फूशिन कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई घर नहीं है, मेरे डैड ने किसी और लेडी से शादी कर ली और डैड का एक बेटा भी है जो कि मुझसे बड़ा है और डैड ने उसके लिए मुझे छोड़ दिया। तो सू इसकी ऐसी हालत देखकर मान जाती है कि वो इसे अपने घर लेके जाएगी। दूसरी तरफ चैन को इस बारे में पता लगता है तो ये सोचता है कि सू तुम किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती, तुम सिर्फ मेरी हो। और यहाँ हम देखते हैं कि सू शैन को अपने घर ले आती है और उसे बेड पे लेटा देती है। जैसी वो जा रही होती है तभी वो इसका हाथ पकड़ के इसे खींचता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रुक सकती हो। तो सू तो बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रही होती है। ये देखकर फूशिन इसे पूछ लेता है कि क्या तुम शर्मा रही हो। तो वो कहती है क्या कि मैं क्यों शर्माऊंगी। और तभी अचानक से फूशिन इसके ऊपर ही सर रखकर सो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब फूशिन की नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो यहाँ सोफे पर है। सू यहीं पर ही अपने लैपटॉप में काम कर रही होती है। तभी फूशिन इसके पीछे से चला जाता है और सू तो यहाँ पर वीडियो कॉल पर होती है और पीछे से फूशिन को जाते हुए वो लोग देख लेते हैं। तभी फूशिन सू से पूछता है, तभी फूशिन अपना शर्ट उतार देता है और सू से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं, मुझे पहनने हैं। तो ये देखकर सू जल्दी से अपनी मीटिंग बंद करती है और फूशिन से कहती है कि बिना कपड़ों के इधर उधर मत घूमो और वो इसे बताती है कि तुम गेस्ट रूम में जाओ, वहाँ पर तुम्हें एक्स्ट्रा कपड़े मिल जाएंगे। फिर सू को वापस से उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उनसे कहती है कि मॉम, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं जाऊंगी। तो इसकी मॉम से चिल्लाती है कि मैंने भी तुमसे बोली थी ना कि मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए मैं नहीं जानती, तुम जल्दी से घर आओ, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का चुनी हूँ जो इस बार तुम्हें बहुत ही पसंद आएगा। और हमें पता चलता है कि इस बार सू की मॉम ने चैन को पसंद करी होती है और वो उसे देखकर सू को बता रही होती है कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम भी है, इसलिए मैं नहीं जानती, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, तो आज टाइम पर घर पहुंच जाना। फिर सू जैसी कॉल रखती है तो फूशिनी से कहने लगता है कि बाथरूम में गर्म पानी नहीं आ रहा है, इसलिए तुम यहाँ पर आकर चेक करो। फिर सू यहाँ बाथरूम में आती है और इसे कहती है कि गर्म पानी आ तो रहा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि क्या तुम आज फिर से ब्लाइंडेड पर जा रही हो। तो सू कहती है कि अच्छा, तो तुमने मेरी कॉल की सारी बातें सुन ली है। तो वो कहता है कि हाँ, मैंने थोड़ी बातें सुना, देखो हम दोनों लीगली मैरिड है, तो तुम आखिर ऐसे डेट पर कैसे जा सकती हो। तो सू कहती है कि मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि हम दोनों का सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिलेशनशिप है, तुम्हें बस मेरी फैमिली के सामने एक्टिंग करना है और हम दोनों कोई रियल कपल है ही नहीं। तो फूशिन जल्दी से सू को किस कर लेता है और उसे कहता है कि क्या अब मुझे इस रिलेशनशिप को रियल बनाने के लिए एक्टिंग भी करनी पड़ेगी। तो सू कहती है कि देखो अभी तुम कितने यंग हो, तो तुम मेरे ऊपर अपना टाइम मत वेस्ट करो, इसलिए मेरे हिसाब से तुम इस बारे में अच्छे से सोचो कि तुम्हें सच में क्या चाहिए। ऐसा बोलकर सू यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर फूशिन सोचता है कि ऑफ कोर्स मैंने सोच लिया कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सू जैसी घर पहुंचती है तो वो यहाँ पर चैन को देखकर शॉक होती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसकी मॉम से चिल्लाती है और कहती है कि ये वो ब्लाइंडेड है जो मैंने तुम्हारे लिए अभी ढूंढी हूँ और देखो इसमें बहुत सारी क्वालिटीज है, तो तुम इसे रिजेक्ट भी नहीं कर सकती हो। ये अभी अब्रॉड से वापस आया है, तो तुम दोनों एक दूसरे से बातें करो और एक दूसरे को जानो। और सू तो चिल्लाने लगती है तो चैनी से कहता है कि मैं सच में तुमसे यहाँ शादी करने आया हूँ, देखो मैंने सारे गिफ्ट भी लेकर आया। तो सू जल्दी से गुस्से में सारे गिफ्ट उठाकर इसे देने लगती है और कहती है कि हमें तुम्हारा कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ से। फिर सू की मॉम गुस्से में इसे एक स्लैप लगाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम पैसे कमाने लग गई तो तुम्हारे पास पंख आ गए कि तुम अपनी मॉम की भी बात नहीं सुन रही हो। और फिर सू की मॉम चैन को इशारा करके उसे रूम में जाने का कहती है और फिर सू की मॉम उसे समझाने लगती है कि देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए सब कर रही हूँ, देखो वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है, उससे तुम डिवोर्स ले लो और चुपचाप से इससे शादी कर लो, ये बहुत ही ज्यादा रिच है और ये फू फैमिली से है। और ऐसा बोलते हुए सू की मॉम उसे रूम में भेज देती है और वो सू और चैन को एक ही रूम में बाहर से लॉक कर देती है। बेचारी सू तो यहाँ पर फंस जाती है और वो अपनी मॉम से कहती है कि प्लीज आप दरवाजा खोल दो। तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही हूँ। और फिर दरवाजा लॉक करके सू की मॉम तो चाबी लेकर चली जाती है और फिर चैन सू के एकदम ही क्लोज आने लगता है और उसे बताता है कि देखो मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ, इसलिए तुम प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। सू तो इसे दूर हो रही होती है पर चैन जल्दी से इसे पकड़ लेता है। और यहाँ दूसरी तरफ फूशिन तो सू के ऑफिस गया होता है और उसका वेट कर रहा होता है। तभी यहाँ पर एम्प्लॉय आकर उसे बताती है कि आज सू तो ऑफिस आई ही नहीं। तभी फूशिन को अपने असिस्टेंट के जरिए पता लगता है
कि आज उसका स्टेप ब्रदर चैन सू के घर गया हुआ है। ये सुनकर फुशिन बहुत ही घबरा जाता है और तुरंत ही यहाँ से निकलता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सू अपने आप को चैन से बचाने की कोशिश कर रही होती है और उसे कहती है कि तुम प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी चैन सोचने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सू की मॉम ने चैन को ड्रग दी होती है। वो उनसे कहता भी है कि क्या ये करना सही भी होगा। तो सू की मॉम कहती है कि हाँ यही सही होगा, एक बार तुम लोग नाइट स्पेंड कर लो और अगर सू प्रेग्नेंट हो गई तो उसे तुमसे शादी करनी पड़ेगी और मुझे तुम्हारे जितना अच्छा सन इन लॉ कहाँ मिलेगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ ही हो। और फिर फ्लैशबैक यहाँ खत्म होता है और चैन सू से इंटीमेट होने की कोशिश करता है, पर तभी सू इसके सर पे कुछ मार के इसे बेहोश कर देती है। और तभी यहाँ पर फुशिन भी पहुंच जाता है और वो सू की काफी ज्यादा फिक्र कर रहा होता है। उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, पर तभी सू तो इसके ऊपर ही बेहोश हो जाती है। फिर इसके बाद जब हम देखते हैं कि सू की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो तो फुशिन के घर पे है। फिर वो जैसे रूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि फुशिन उसके लिए खाना पका रहा है। और वैन यहाँ पर फुशिन से कह रही होती है कि क्या तुम यहाँ पर उस लड़की के लिए हाउस हस्बैंड बनने आए हो। तो फुशिन कहता है कि आखिर मैं क्यों नहीं बन सकता। तो वैन इस पर गुस्सा करने लगती है और इन लोगों को ऐसे बातें करते देखकर सू तो बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाती है और उसे लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। यहाँ पर फुशिन और वैन घर से बाहर आते हैं और वैन इसे कहती है कि देखो मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे डैड की हेल्प नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली मैं तुम्हारे डैड को तुम्हारे और सू के बारे में पता चल चुका है और जरूर उन्हें ये सब चैन ने बताया होगा, तो मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। तो फुशिन कहता है कि सिस्टर मैं सारी चीजें हैंडल कर लूंगा, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर वैन को गुड बाय करने के बाद फुशिन जैसे ही वापस आता है तो वो सू को उठा हुआ देखकर उसे पूछता है कि तुम उठ गई। वो तो बहुत ही गुस्से में होती है और उसे कहती है कि आखिर मैं तुम पे ट्रस्ट कैसे करूँ, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। तो फुशिन सोचता है कि क्या इसे मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया। तो फुशिन इसे सॉरी कहने लगता है, पर तभी इतने में सू को हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसे पता लगता है कि उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई है। फिर सू तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टर से उनके बारे में पूछती है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि आपको अपनी मॉम का ख्याल रखना होगा और उनके इमोशन के साथ खेलना नहीं होगा, उन्हें कोई भी शॉक नहीं लगना चाहिए और ना ही वो अपसेट होनी चाहिए। फिर डॉक्टर के जाने के बाद सू फुशिन से कहती है कि देखो मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे काम डाउन होना है, तो तुम जाओ अपना काम करो और फिलहाल में हम दोनों को एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में रहने की जरूरत नहीं है। ये सब बोलकर सू अपने मॉम को देखने जा रही होती है और यहाँ पर हम सू की मॉम को देखते हैं जो कि बस एक्टिंग कर रही होती है और वो सू को देखकर जल्दी से बीमार होने की एक्टिंग करती है और वो अपनी हेल्थ का बहाना करके सू को मना ही लेती है कि वो चैन से शादी कर ले और फुशिन को डिवोर्स दे दे। तो सू मान जाती है और कहती है कि ठीक है मैं आपकी बात मानूंगी। फिर इसके बाद सू फुशिन को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम घर पे मेरा वेट करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और यहाँ हम देखते हैं कि फुशिन अपने और सू के बचपन को याद करता है। एक्चुअल में तब फुशिन बहुत ही ज्यादा अपसेट रहा करता था क्योंकि उसके डैड ने उसकी मॉम को छोड़ दिए थे और किसी और लेडी से शादी कर लिए थे। और तभी एक लड़की फुशिन की फ्रेंड बनी थी जो कि कोई और नहीं बल्कि सू होती है। फुशिन उससे पूछता है कि क्या मेरे मॉम डैड की तरह तुम भी मुझे छोड़ दोगी। तो सू से प्रॉमिस करती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर फुशिन डिसाइड करता है कि शायद अब टाइम आ गया है और मुझे सू को सारा सच बता देना चाहिए। फिर फुशिन अपने असिस्टेंट को कॉल करके प्रॉपर्टी ट्रांसफर का एग्रीमेंट बनाने कहता है। फिर असिस्टेंट फुशिन को ये कॉन्ट्रैक्ट लाकर दे देता है और इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके फुशिन सू का यहाँ पर वेट कर रहा होता है। तभी वो यहाँ पर आ जाती है तो ये जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट को पीछे छुपाते हुए सू से माफी मांगने लगता है। तभी सुई से कहती है कि अब ये सब के लिए काफी देर हो चुकी है, हम दोनों को डिवोर्स ले लेना चाहिए। तो फुशिन पूछता है कि क्यों। तो सू कहती है कि ऑफ कोर्स हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में थे और कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि इसमें मेरी मर्जी चलेगी कि मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती हूँ या नहीं, और तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हें कंपेंसेशन के तौर पे पैसे जरूर दूंगी और फिर उसके बाद से हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये सब सुनकर फुशिन को काफी ज्यादा बुरा लगता है और उसके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट भी नीचे गिर जाते हैं और सू इसे ये भी बताती है कि मैंने वो पर्सन ढूंढ ली हूँ जिससे मैं सच में शादी करना चाहती हूँ, तो अब तुम मेरे साथ कल कोर्ट चल के डिवोर्स अग्रीमेंट साइन कर लेना और हाँ मेरे घर से भी निकल जाना क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरे फियांसी को कोई गलत फहमी हो। ये सब सुनाकर सू यहाँ से चली जाती है। फिर बेचारा फुशिन अपसेट होकर अपना बैग लेकर यहाँ से जाने लगता है और सुई से जाते हुए देख रही होती है और सोचती है कि मेरे दिल में तो इसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, फिर भी मैं इतनी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन क्यों फील कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फुशिन कंपनी में वो होता है और वो देखता है कि यहाँ पर सू के पीछे चैन लगा होता है और वो उससे दूर जा रही होती है। असिस्टेंट फुशिन को बताता है कि बॉस आपने एकदम सही सोचा था, इन सारी चीजों के पीछे चैन का ही हाथ था। फिर चैन सू के ऑफिस में जाता है और उसे कहता है कि आंटी ने कहा है मुझसे कि आज तुम मेरे साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई करने चलोगी, तो चलो टाइम हो गया है, हमें चलना चाहिए।
तो सू तो बहुत ही गुस्सा होती है, फिर भी इसे इसकी बात माननी पड़ती है और वो इसके साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए शॉप में आ जाती है। और यहाँ पर जैन जानबूझ के सू को टच करके फुशिन को दिखा रहा होता है ताकि वो जेलस हो। फिर सू अपना वेडिंग ड्रेस चेंज करने के लिए वॉशरूम जाती है और चैन फुशिन से कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर मेरी फियांसी के लिए वेडिंग ड्रेस चूज करने के लिए आए हो। सोचो तुम तो कितने बड़े अमेजिंग हो, सोचो तुम तो कितने ज्यादा अमेजिंग हो और इतनी बड़ी कंपनी हैंडल कर रहे हो। तो अब तो तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा ना कि तुम्हारी पसंद की हुई लड़की अब मेरी ब्राइड बनने वाली है। चलो आज मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ, एक्चुअली मैं सू से प्यार करता ही नहीं हूँ और 5 साल पहले भी मैंने उससे जानबूझ के अप्रोच किया था और उसे मैंने खुद से प्यार करवाया था और 5 साल बाद फिर से मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया और अब वो खुद से मुझसे शादी करना चाह रही है और ये सब मैंने तुमसे उसे छीनने के लिए किया। ये सुनकर फुशिन को गुस्सा आता है और वो इसके मुंह पे पंच मारता है। तो चैन कहता है कि ठीक है और मारो मुझे, देखो अगर मैं उसे बता दूंगा ना कि तुम मेरे भाई हो तो क्या वो तुम्हें माफ करेगी कि तुमने उसे इतना बड़ा सच छुपाया। फिर फुशिन इसे एक और बार मारने जा रहा होता है पर तभी यहाँ पर सू आ जाती है और वो इन दोनों से कहती है कि तुम लोग फाइट करना बंद करो और फुशिन तुम आखिर ये सब मुसीबतें खड़ी करना कब बंद करोगे। फिर चैनी से कहता है कि देखो वीकेंड में हमारी शादी है और इसने मेरे मुंह की क्या हालत कर दिया। तो सू फुशिन से कहती है कि अभी इसी वक्त इससे माफी मांगो। तो फुशिन को इससे माफी मांगनी पड़ती है और फिर दोनों यहाँ से चले जाते हैं और फुशिन बेचारा इतना अपसेट होता है कि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और सू के घर के बाहर आकर वो ड्रंक पड़ा होता है। तभी सू इसे देख लेती है। फिर फुशिन इसे पूछने लगता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो वो कहती है कि हम दोनों के बीच में कोई फीलिंग्स नहीं है और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिलेशनशिप है। तो फुशिन कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुमने कहा था, मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी मेरे पेरेंट्स की तरह। तो सू कहती है कि आखिर मैंने तुमसे ऐसा कब बोली। तो फुशिन इसे किस कर लेता है। तो सुई से दूर करती है और कहती है कि अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मेरी शादी किसी और से होने जा रही है। तो फुशिन से कहता है कि मैं भी नहीं जानता, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें किसी और से शादी करने नहीं दूंगा। फिर सुई से कहती है कि देखो तुम एक्टिंग करना बंद करो, मैं जानती हूँ कि तुम ड्रंक नहीं हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी शादी उससे होने जा रही है जिससे तुम आज मिले थे, इसलिए तुम अब रियलिटी को एक्सेप्ट करो और मेरा पीछा छोड़ दो। तो फुशिन पूछता है कि अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम उसे लाइक करती हो। तो ये कहती है कि आखिर लाइक करना मैटर क्या करता है, अगर मैं उसे नहीं लाइक करूंगी तो क्या तुम्हें लाइक करूंगी। तो फुशिन कहता है कि लेकिन मैं तो तुम्हें लाइक करता हूँ। तो सू कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं आज रात के लिए तुम्हें अपने घर पे रहने दे रही हूँ, तो तुम लिविंग रूम में सो जाना है। ऐसा बोलकर वो अंदर चली जाती है। फिर सू जैसी रूम में आती है तो वो देखती है कि फुशिन भी यहीं पर ही आ गया है। तो वैसे कहती है कि मैंने कहा ना कि तुम लिविंग रूम में सो। तो ये कहता है कि वहाँ पे ठंडी है, मैं वहाँ नहीं सोऊंगा और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ सोना है। ऐसा बोलकर वो इसे किस करने लगता है। अभी सू के मोबाइल में कॉल आने लगती है तो फुशिन इसे कहता है कि किस के टाइम पर दूसरी चीजों पे ध्यान नहीं देते और फिर दोनों ही किस करते हुए नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब फुशिन की नींद खुलती है तो वो देखता है कि यहाँ पर सू ने उसके लिए डिवोर्स अग्रीमेंट छोड़ के गई है, साथ में नोट भी। उसमें लिखा होता है कि तू बस डिवोर्स अग्रीमेंट पे साइन कर देना। और फुशिन तो सोचता है कि अब हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे और तुम सिर्फ मेरी ही रहोगी। फिर इसके बाद फुशिन को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और असिस्टेंट से बताता है कि सू और चैन की शादी के बारे में उसके डैड को भी पता लग गया है और वो इस शादी को अटेंड करने वाले हैं। तो चैन कहता है कि अच्छी बात है, उन्हें आने दो शादी में, अब वो भी अपनी आंखों से देखेंगे कि उनका फेवरेट बेटा कैसे उनकी बेइज्जती कराता है। फिर इसके बाद सू अपने ऑफिस में होती है और फुशिन इससे मिलने आता है। वो इसका हाथ पकड़ के इसे पूछने लगता है कि तुमने तो मुझसे प्रॉमिस की थी ना कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, तो अपना प्रॉमिस तुम ऐसे कैसे तोड़ सकती हो। सू इसे चिल्लाने जा रही होती है पर वो जल्दी से इसे हक कर लेता है और कहता है कि जब तक तुम मुझसे प्रॉमिस नहीं करती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी इन लोग को आवाज आती है कि ऑफिस में कोई आ रहा है। तो जल्दी से दोनों दूर हो जाते हैं और फुशिन जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाता है। और फिर उससे एम्प्लॉय के जाने के बाद वो आपस से सू से सवाल कर रहा होता है। तो वो इसे कहती है कि तुम तो अभी यंग हो, तुम्हें बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन मेरी एज हो चुकी है, इसलिए मुझे अपनी फैमिली की खुशियों का भी सोचना होगा और साथ ही अपनी कंपनी का भी। मेरे पास खुद की खुशियों के सोचने का टाइम नहीं है। तो फुशिन कहता है कि आखिर तुम दूसरों के बारे में क्यों सोच रही हो, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। तो सुई से कहती है कि ये मेरा प्राइवेट मैटर है और हाँ तुम यहाँ से बाहर जाओ। फिर सुई इतना चिल्लाती है कि फुशिन यहाँ से चला जाता है और सू सोचती है कि मैं वो फैमिली से दुश्मनी नहीं ले सकती और साथ ही साथ तुम्हें तो इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं कर सकती हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सू और चैन की शादी वाला दिन आ जाता है और वो यहाँ पर मेकअप रूम में तैयार हो रही होती है। तभी फुशिन यहाँ पर आकर जल्दी से इसे हक कर लेता है और सुई से दूर करती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, और वो इसे मारने वाली होती है। तो फुशिन कहता है कि क्या तुम सच में उस दूसरे आदमी के लिए मुझे मारना चाहती हो। देखो मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरों के लिए अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करो, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। और यहाँ दूसरी तरफ वेडिंग हॉल में ब्राइड के आने का वेट हो रहा होता है, पर तभी स्टाफ बताती है कि ब्राइड यहाँ से भाग गई। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और चैन जल्दी से मेकअप रूम में आता है और इसे काफी गुस्सा आता है कि फुशिन सू को यहाँ से लेकर चला गया। दूसरी तरफ फुशिन सू से कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सारी चीजें हैंडल कर लूंगा। पर सू को तो इसकी फिक्र हो रही होती है
कि मैंने फू फैमिली से दुश्मनी मोल ले ली है, इसलिए तुम जल्दी से पैसे लो और चले जाओ यहाँ से। और फुशिन नहीं मानता और इसे कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा और किसी और को तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा। तो सुई से चिल्लाती है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? मैं अभी खुद को तो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, और अगर तुम भी मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट करूंगी। तभी यहाँ पर सू की मॉम आ जाती है और वो उसे कहने लगती है कि अभी मेरे साथ चलो, ऐसे कैसे तुम वेडिंग हॉल छोड़कर आ सकती हो, अभी भी टाइम है। तो सू कह देती है कि मॉम मैं चैन से शादी नहीं करूंगी। तो सू की मॉम कहती है कि क्या तुम ये सब इस लड़के की वजह से कर रही हो, और लगता है इसी ने तुम्हारी शादी से भागने में हेल्प किया था, है ना? तो फुशिन कहता है कि हाँ मैंने ही हेल्प किया था, और आप कैसी मॉम हो जो अपनी बेटी की खुशियों के बारे में सोच ही नहीं रही हो। तो सू की मॉम इसे चिल्लाती है कि ये मेरी बेटी है और तुम हमारे बीच में इंटरफेयर मत करो। तभी सू रोने लगती है और कहती है कि मॉम इस बार मैं आपकी नहीं सुनूंगी। तो उसकी मॉम कहती है कि अच्छा ठीक है, अब तुम बड़ी हो गई हो तो तुम मेरी क्यों सुनोगी, तो ठीक है अब तुम फू फैमिली को खुद ही एक्सप्लेन कर देना। ऐसा बोलकर यहाँ से चली जाती है और फिर सू को रोते हुए देखकर फुशिन इसे संभालता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। फिर इसके बाद सू की जब नींद खुलती है तो वो देखती है कि फुशिन यहाँ पर नहीं है। वो बाहर आती है तो देखती है कि वो उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। फिर वो इसे खाना सर्व करता है और सुई से देखकर कहती है कि क्या तुम वैन को भी इसी तरीके से ट्रीट करते हो? तो ये पूछता है कि तुम किसकी बात कर रही हो? तो ये अपने मन में सोचती है कि मुझे इतना भी ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम दोनों के बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है, इसलिए मुझे इसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तभी सू के मुंह पे खाना लग जाता है और फुशिन उसे साफ करते हुए किस करने लगता है। फिर दोनों किस कर रहे होते हैं, तभी फुशिन को उसके डैड का कॉल आता है और वो उनसे बात करने के लिए बाहर आ जाता है। फुशिन के डैड उसे बताते हैं कि उन्होंने सॉन्ग फैमिली की बेटी के साथ उसकी शादी तय कर दी है, मेरी शादी का डिसीजन लेने वाले। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। तो फुशिन भी कहता है कि पहले तो आप कभी मेरे डैड नहीं बने। तो इसके डैडी से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारी सू के साथ कुछ भी करूँ तो तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, तो आज रात घर पहुंच जाना। फिर इसके बाद फुशिन सू के पास आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे कोई काम से कंपनी जाना होगा, तो तुम मेरा वेट मत करना। फिर इसके बाद फुशिन अपने घर पहुंचता है और उसके डैड अंकल को हेलो कहने के बोलते हैं। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर सॉन्ग के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ने के लिए आया हूँ। तभी उसके डैड की तबीयत खराब होने लगती है तो चैन उनके पास जाता है और ये सब देखकर फुशिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपने डैड से कहता है कि जब आपके पास आपका फेवरेट बेटा है तो इसी की शादी आप सॉन्ग से क्यों नहीं करवा देते, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो। और ये सब सुनाकर फुशिन यहाँ से चला जाता है। फिर चैन सॉन्ग को आइडिया देता है कि तुम फुशिन को इतना लाइक करती हो तो मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, अगर तुम चाहती हो कि फुशिन तुमसे ही शादी करे तो तुम्हें रास्ते के कांटे को हटाना होगा। फुशिन जिस लड़की से लाइक करता है तुम्हें उससे डील करनी होगी। फिर नेक्स्ट डे सॉन्ग सू की कंपनी आ जाती है और उसका प्रोजेक्ट उसके मुंह पे फेंकते प्रोजेक्ट की बुराई करती है और कहती है कि इस प्रोजेक्ट को वापस से बनाओ, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर सू वापस से काम पे लग जाती है और वो बहुत ही ज्यादा बीमार होती है। इस बारे में जैसे ही फुशिन को पता लगता है तो वो जल्दी से उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम देखो कितनी बीमार हो, तो अभी तुम रेस्ट करो और इस प्रोजेक्ट को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। सू पहले तो नहीं मान रही होती है पर फुशिन इसे मना ही लेता है और इसे लिटा देता है। फिर इसके बाद सू की जब नींद खुलती है तो वो देखती है कि फुशिन ने सारा काम कर चुका है। वो इसे प्रोजेक्ट दिखाता है तो सू इसकी तारीफ करती है कि तुमने तो प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे से करे हो। तो फुशिन कहता है कि अब मुझे इसके बदले में रिवॉर्ड मिलेगा ना, और फिर वो जल्दी से सू को किस कर लेता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सॉन्ग वापस से सू की कंपनी आई होती है और वो सोचती है कि यहाँ पर सू आई है तो वो तुरंत ही कहने लगती है कि मुझे इस बार भी तुम्हारा प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया। पर यहाँ पर तो फुशिन आया होता है। वो इसे कहता है कि अच्छा तुम्हें मेरा प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया, तुम्हें पता भी है इस प्रोजेक्ट को मैंने बनाया हूँ और मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ा, इसका बदला तुम सू से क्यों लेना चाह रही हो। देखो मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, दोबारा सू को परेशान मत करना। ऐसे बोलकर यहाँ से चला जाता है। फिर सॉन्ग को इस प्रोजेक्ट के लिए मानना ही पड़ता है और वो सू से कहती है कि ठीक है मुझे इस बार का प्रोजेक्ट पसंद आया। फिर प्रोजेक्ट साइन करने के बाद वापस से सू अपने ऑफिस में आ जाती है और फुशिनी से आकर पूछता है कि क्या प्रोजेक्ट साइन हो गया। वो कहती है कि हाँ, और तुमने बहुत ही अच्छा काम किया था इसलिए मैं तुम्हारी सैलरी 3 गुना बढ़ाने वाली हूँ। तो फुशिन कहता है कि मुझे पैसे नहीं बल्कि तुम चाहिए हो। फिर दोनों ही किस करने लगते हैं। तभी इतने में यहाँ पर सू की एम्प्लॉय उसे कुछ बताने आती है तो फुशिन जल्दी से बाहर चला जाता है और ये एम्प्लॉय से बताती है कि कंपनी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, मिस्टर जू ने हमारे साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है। फिर सू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो मिस्टर जू को मनाने के लिए बार में जाती है। फिर यहाँ पर वो इसे कोई ड्रिंक पिला देता है जिसमें ड्रग था और वो बेहोश हो जाती है। फिर फुशिन को जब इस बारे में पता लगता है तो वो जल्दी से सू को बचाने के लिए यहाँ पर पहुंचता है और इस मिस्टर जू को मार के वो सू को बचा के यहाँ से लेके जाता है। और फिर फुशिन को पता लगता है कि इन सब के पीछे सॉन्ग का हाथ है। उसी ने ही मिस्टर जू से डील करी थी कि वो सू के साथ ये सब करे।
फिर फूशिन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सॉन्ग से मिलता है और उसे चिल्लाता है कि लगता है तुम्हें मेरी बात ठीक से समझ नहीं आई थी। मैंने बोला था ना कि तुम सू को परेशान मत करना। अभी इसी वक्त मैं तुम्हारी कंपनी के साथ सारे प्रोजेक्ट कैंसिल करवा रहा हूँ और अब तुम्हारी फैमिली और हमारी फैमिली का कोई रिलेशन नहीं बचेगा। और सू अपने असिस्टेंट को ये भी ऑर्डर देता है कि इन सब के पीछे चैन का हाथ था ना, तो अब मुझे उसे यहाँ पर नहीं देखना है, तुम उसे अब्रॉड भिजवाने की तैयारी करवा। और फिर फूशिन हॉस्पिटल में होता है और सू के होश आने का वेट करता है। जैसे ही वो होश में आ जाती है तो ये बहुत ही खुश होता है। अब तभी यहाँ पर चैन इससे मिलने आता है और कहता है कि प्लीज भाई मुझे अब्रॉड मत भेजो। तो फूशिन इसे कहता है कि अच्छा अब मैं तुम्हारा भाई हो गया, और जब तुम ये सब हरकतें कर रहे थे तब तो तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। और फिर फूशिन अपने गार्ड्स को कहकर इसे यहाँ से भेज देता है। तो चैन कहता है कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। फिर इसके बाद फूशिन सू के लिए पर्स खरीदने जाता है और तभी सू की कजिन लिनी से देख लेती है कि वो इतना महंगा पर्स खरीद रहा है। फिर ये स्टाफ से जाकर पूछती है तो इसे पता लग जाता है कि फूशिन तो बहुत ही ज्यादा रिच है और वो बहुत बड़ी कंपनी का CEO है। ये जानकर इसे तो बहुत ही बुरा लगता है कि आखिर सू को इतना अच्छा लड़का कैसे मिल गया, वो भी इतना रिच। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सू फूशिन को लेकर अपने घर गई होती है। तब लीन और उसकी मॉम की कहने की वजह से सू की मॉम फूशिन और सू को आज रात घर पे रुकने का कहती है। फिर सू और फूशिन दोनों ही रूम में होते हैं और फूशिन इसे किस करने लगता है। तो सू से कहती है कि हम लोग एक रूम में तो हैं लेकिन हम लोग साथ में नहीं सोएंगे, तुम नीचे सोओगे। पर फूशिन नहीं मानता तो सू बीच में टेडी बियर रख देती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है बस। और फूशिन तो फिर भी नहीं मान रहा होता है और वो सू को किस करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर सू को कॉल आ जाती है और वो बाहर बात करने के लिए आ जाता है। तभी यहाँ पर लिनी से सेड्यूस करने की कोशिश करती है पर ये इसे दूर करता है। पर लिन तो सोचती है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। फिर नेक्स्ट डे सू की मॉम इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों थोड़े दिन के लिए यहीं पर रहोगे और हाँ कुछ दिनों के लिए लिन और उसकी मॉम भी हमारे साथ ही रहेंगे। फिर लिन भी अपना बैग लेकर यहाँ पर आ जाती है और वो फूशिन को अकेले किचन में देखकर उसे सेड्यूस करने लगती है पर वो तो इसे दूर करता है। पर तभी अचानक से किचन में सू आ जाती है और फूशिन इसे जल्दी से बताता है कि तुम्हारी कजिन मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तो लिन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं की, बल्कि ये मुझे हैरेस करने की कोशिश कर रहा था। फिर लिन अपनी मॉम और अपने हस्बैंड को भी इस बारे में बताती है। तो लिन की मॉम तो सू और उसकी मॉम को चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि हमें माफी चाहिए। तो सू की मॉम फूशिन से कहती है कि वो इन लोगों से माफी मांगे। पर तभी फूशिन लिन की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना देता है कि कैसे वो उसे सेड्यूस करने आई थी। फिर ये सुनने के बाद जो लिन को स्लैप मारता है और वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। तो लिन और उसकी मॉम भी यहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद सू की मॉम तो उसे ही चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें और फूशिन को माफी मांगनी चाहिए थी। फिर यहाँ पर सू की मॉम लिन से मिलने जाती है और लिन और उसकी मॉम इसे कहते हैं कि सू को इन लोग से माफी मांगनी पड़ेगी तभी ये लोग इन लोग की फैमिली को छोड़ेंगे। फिर ये सब सुनने के बाद तो सू की मॉम सू से मिलने के लिए कंपनी पहुंच जाती है। यहाँ पर सू किसी क्लाइंट से डील कर रही होती है जो कि कोई और नहीं बल्कि फूशिन की कंपनी का ही बंदा होता है और वो यहाँ पर फूशिन के नाम से प्रिटेंड करते हुए यहाँ पर आया होता है। सू अपनी मॉम को चिल्लाती है कि आप यहाँ से जाओ पर वो नहीं जाती और कहती है कि मैं तो यहीं पर ही बैठूंगी। फिर वो क्लाइंट से कहती है कि ठीक है मैं आपसे किसी और दिन बात करूंगी और वो अपनी मॉम को चिल्ला कर यहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है। अब तभी सू फूशिन और उस क्लाइंट को बातें करते हुए सुनकर शॉक होती है और इससे फूशिन पर शक होता है कि वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। फिर वो उसके बारे में पता करने के लिए अपने असिस्टेंट को कह देती है और फिर सू को इस बारे में पता लगता है कि फूशिन तो उसकी राइवल कंपनी का बंदा है और वो यहाँ पर उससे स्पाई करने के लिए आया है। ये जानकर सू काफी शॉक्ड होती है और हमें पता लगता है कि ये फेक इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुँचाने वाला कोई और नहीं बल्कि चैन होता है। पर यहाँ पर सू तो फूशिन को बहुत ही ज्यादा चिल्लाती है और उसे कहती है कि अब मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया है कि तुम एक स्पाई हो और हमारी कंपनी के ऊपर नजर रखने आए थे, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कंपनी में और नहीं रहने दे सकती, इसलिए यहाँ से चले जाओ। फूशिन को तो बहुत ही बुरा लगता है और वो इसे कहता है क्या तुम्हें सच में मुझ पर बिलीव नहीं, और फिर वो खुद ही रिजाइन करके यहाँ से चला जाता है और बार में जाके ड्रिंक कर रहा होता है। तभी सू की एम्प्लॉय उसे यहाँ पर देख लेती है और उसे कॉल करके इस बारे में बता देती है। फिर हम देखते हैं कि फूशिन से मिलने उसकी सिस्टर वैन आई होती है और वो उसका ख्याल कर रही होती है। तभी इतने में सू यहाँ पर फूशिन से मिलने आई हुई थी पर वो इन दोनों को देखकर गलत समझ लेती है और चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे सू अपनी कंपनी में होती है और तभी यहाँ पर वैन इससे मिलने आती है और वो इसे फूशिन के बारे में सारा सच बता देती है कि वो दोनों बचपन के बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे और इसी वजह से फूशिन तुम्हें भूल नहीं पा रहा है और वो यहाँ पर स्पेशली तुम्हारे लिए आया था और वो फू कंपनी का CEO है और मैं कोई उसकी लवर नहीं बल्कि उसके सिस्टर हूँ और मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तभी फूशिन यहाँ ऑफिस में आता है और इसे पता लगता है कि इसके सिस्टर ने सू को सब कुछ बता दिए। फिर वो इन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़कर बाहर चली जाती है और सू यहाँ पर फूशिन से सॉरी कहती है कि उसने उसे गलत समझ ली थी। फिर दोनों के बीच में वापस से सब कुछ सॉल्व हो जाता है। दूसरी तरफ सू की मॉम रेस्टोरेंट में चैन से मिलने गई होती है और वो इन्हें बहुत सारे गिफ्ट देता है और सू की मॉम तो इसे सॉरी कहती है कि मेरी बेटी ही बहुत ही अनलकी
की है जो उसने तुम्हारे जैसा इतना अच्छा लड़का नहीं चुनी। फिर ये गिफ्ट लेकर जैसे ही बाहर निकलती है तो चैन तो इनका एक्सीडेंट करवा देता है और सू की मॉम को काफी ज्यादा चोट आ जाती है और चैन इन्हें देखकर यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद फूशिन और सू जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं और फूशिन इसे कंफर्ट करता है कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हारी मॉम जल्दी ठीक हो जाएंगी। अब फूशिन को तो पता लग गया था कि इन सब के पीछे चैन का हाथ है और चैन तो यहाँ पर दोबारा से सू की मॉम को पूरी तरीके से मारने आता है ताकि कोई सबूत ना रहे कि उसी ने एक्सीडेंट करवाया था। पर ये सब तो फूशिन का प्लान होता है चैन का सच सबके सामने लाने के लिए और ये सभी रंगे हाथ इसे पकड़ लेते हैं और ये लोग चैन को पुलिस को दे देते हैं। फिर इसके बाद सू की मॉम को होश आ जाता है और वो सू से कहती है कि मुझे फूशिन से माफी मांगनी है, मैंने उसे कितना गलत समझी थी और मैंने ऐसे कैसे चैन पे ट्रस्ट करी और मेरी इस गलती की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। और फूशिन तो मुझसे काफी गुस्सा होगा ना। तो सू कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो तो यहाँ पर आपसे मिलने आया। फिर फूशिन यहाँ पर आ जाता है और सू की मॉम से माफी मांगती है और अब वो इन दोनों की शादी से बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर इसके बाद सू और फूशिन ऑफिस में होते हैं और तभी सू इसे किस करने लगता है। वो इसे कहती है कि अरे हम ऑफिस में हैं, पर फूशिन नहीं सुनता। फिर ये दोनों यहीं पर ही रोमांस करने लगते हैं और फिर फूशिन सू से कहता है कि अब हमें एक बेबी की तैयारी करनी चाहिए। फिर इसी के साथ ही कुछ महीने बीत जाते हैं और सू डिलीवरी के लिए ऑपरेशन रूम में गई होती है और बाहर फूशिन उसके लिए परेशान हो रहा होता है और फिर फूशिन और सू का बेबी आ जाता है और ये दोनों ही काफी खुश होते हैं और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है। आई होप आप सभी को ड्रामा पसंद आया होगा।